क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 1 0 1 1, और इसमें ये बोला गया कि a टू दी पावर n का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन जिस तरीके से दिया है ना, आपको काम वैसे ही करना होता है क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। तो 2 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस n माइनस 1 i, देख रहे किस तरीके का है। तो हम बस एक यहाँ पे सैंपल ऑप्शन को इसलिए लिखना चाह रहे थे ताकि आपको पता चले कि हमको a को तो पार्टिसिपेट कराना ही है, साथ ही साथ i को भी रखना है। तो वैसे केस में कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को सुनिएगा। सबसे पहला काम है an निकालना। तो an कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक ऑप्शन बस सैंपल के लिए है कि हमको ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है, ठीक है। जैसे आप a का पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो मैट्रिक्स है 1 0 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 1 1। आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम 1 आया, फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम तो 0 और 0 इंटू 1 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 प्लस 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आया। अच्छा एक और निकाल लीजिए, आपको फॉर्मेट दिख जाएगा a क्यूब। तो a क्यूब निकालने के लिए आप a इंटू a स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, a था 1 0 1 1 और a स्क्वायर मेरे पास मिला 1 0 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे वही तरीका, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट मिला 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। देखिए ध्यान कहां पे देना है आपको कि जब a का पावर 1 था इस प्लेस पे 1 था, a का पावर 2 हुआ इस प्लेस पे 2 आया, a का पावर 3 हुआ तो इस प्लेस पे आपको 3 दिखा। बस यही पैटर्न वहां से फाइंड करना था। जैसे पैटर्न मिल गया, अब आप कह सकते हैं कि जो a टू दी पावर n होगा इट इज, यहां पे केवल n होगा 1 0 n 1, ऐसा a टू दी पावर n इतना होगा। मगर मेरे ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। तो अब काम क्या होगा, ऑप्शंस को सॉल्व करके और इसके इक्वल करने का कोशिश करेंगे। जो ऑप्शन सॉल्व होके इतने के बराबर आ गया वो ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए, अब थोड़ा हम लोग को ऑप्शन सॉल्व करना होगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जैसे ये फर्स्ट वाला दिया है, यहीं से चेकिंग स्टार्ट करते हैं। 2 टू दी पावर n माइनस 1 और इसके साथ a है, a कितना मिला 1 0 1 1 माइनस n माइनस 1 और आइडेंटिटी इतने ऑर्डर का 1 0 0 1 होगा। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे तो कितना मिला 2 टू दी पावर n माइनस 1, उसके साथ में 0, फिर 2 टू दी पावर n माइनस 1 और 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये एक मैट्रिक्स, माइनस इस प्लेस से n माइनस 1 0 और 0 n माइनस 1। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बस एक दो नंबर पे चेक कर लीजिए ना, हर चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, ठीक है, देखिए क्या यहां पे मेरे पास क्या मिल रहा है, बस ये देख लीजिए 2 टू दी पावर n माइनस 1 और यहां मेरे पास क्या है n, तो वो उसके इक्वल होगा नहीं। मतलब आप टारगेट समझे, हमको सब मिलाना जरूरी नहीं, सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए चेक करेंगे कि इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमको तो ये पता है ना कि यहाँ पे n होगा, तो हम ये चेक किए इसी पोजीशन पे क्या क्या n आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन पे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया है na माइनस n माइनस 1 i, तो n से मल्टीप्लाइड होगा a मीन्स 1 0 1 1 और n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी 1 0 0 1। देखिए इसको सॉल्व करके, ठीक है, फिर से टारगेट सेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कौन सा प्लेस, ये वाला प्लेस, ये कौन सा है, ये a21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका यहां से n मिला और यहां से 0 मिला, ठीक है, तो माइनस 0 या प्लस 0 n आएगा। देखिए सेटिस्फाई किया इसको। अब बाकी पे चेक करेंगे, अब बाकी पे चेक करेंगे वाकई में है कि नहीं। तो a11 के लिए 1 1 मतलब कौन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां से देखिए कितना मिल रहा है n और माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस n और प्लस 1, सॉल्व होके ये किसके बराबर 1। तो चेक करते चलिए, n मिल गया
वन 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 प्लेस पे वन मिल गया, ये भी सेटिस्फाइड। उसके बाद वन टू चेक कर लीजिए, ठीक है, वन टू। तो वन टू कहने का मतलब कौन सा हुआ पोजीशन, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जीरो जीरो माइनस जीरो, जीरो आया। देखिए ये भी सेटिस्फाइड, हर चीज इससे कंपेयर करना है, 8 to 2, ठीक है, 3 मिल गया, चौथा भी चेक कर ले, 8 to 2, n, ठीक है, और माइनस n प्लस 1, n माइनस n प्लस 1 सॉल्व होके कितना दिया हुआ, ये भी सेटिस्फाइड। चारों चीज सेटिस्फाइड किया, इसका मतलब है कि बी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। अगर सिंगल करेक्ट है तो इसके बाद सी और डी चेक नहीं करेंगे, अगर मल्टीपल करेक्ट है तो सी और डी भी चेक करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। नोट कीजिए, कुछ डाउट इसमें, कुछ समझने में नहीं होता है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या वो दिख रहा है, एक मिनट, कहीं भी ना अगर कुछ कटेगा या नहीं दिखेगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये दिया, एक मैट्रिक्स है 3x3 का, 1 2 3 फर्स्ट रो में, सेकंड में 0 -4 2, थर्ड में 0 0 7, ठीक है। अब ये बोला गया फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। देखिए जैसे क्या होता है ना कि किसी भी एक चैप्टर में कुछ मिसलेनियस पार्ट होता है, मिसलेनियस कहने का मतलब क्या हुआ, उसको टॉपिक बना के आप ज्यादा देर डील नहीं कर सकते, वो छोटा सा पार्ट होता है। तो बिल्कुल मैट्रिक्स में ये जो एक पार्ट है ना, कैरेक्टरिस्टिक रूट, रूट भी हम नहीं बोल रहे, हम कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का बात कर रहे हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं, इसका मैट्रिक्स में मीनिंग क्या होता है उस बात को समझिएगा, बस इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। ये केवल क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी भी कंटेन कर रहा है जो आपके एक पॉइंट को कवर करेगा, ठीक है, ये एक पॉइंट को कवर करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स, या फिर यही काम आता है डिटरमिनेंट में भी, मतलब कि मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछे या डिटरमिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछे, यही काम करेंगे जो अभी करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, याद रखिएगा a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल्स टू 0, ये होता है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, बोले आपको कि ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि अलग से डील किया जाए, ये बस एक छोटा सा कंडीशन है जो याद रखना पड़ेगा आपको कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का पूछे तो मैट्रिक्स माइनस एक कांस्टेंट लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी, उसका जो डिटरमिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ठीक है। कौन से मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का, कौन से मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का, ऑफ मैट्रिक्स ए, जो भी मैट्रिक्स ए दिया। देखिए अब आइए इसी कंडीशन को इस पे लगाते हैं, यानी कि क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड करेंगे। तो मेरे पास a है, तो हम क्या लिखेंगे कि डिटरमिनेंट निकालना है किसका, a माइनस लैम्डा आई का। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर लेते हैं, फिर डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो a का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 है, 0 -4 2 है, 0 0 7, ये हो गया, माइनस लैम्डा से आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कितने ऑर्डर का, 3x3, तो हम लोग लेके चलेंगे लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, एक्चुअल में आइडेंटिटी में यहाँ 1 होता है, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा लैम्डा लैम्डा, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही 1 माइनस लैम्डा 2 3, फिर यस 0 -4 माइनस लैम्डा, और उसके बाद 2, फिर कितना 0 0 और 7 माइनस लैम्डा, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0, इसका डिटरमिनेंट 0। आप इसको मल्टीप्लाई कर ले जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे, सुनिएगा, फर्स्ट कॉलम के अलावा, उससे क्या फायदा, हमको 2 एलिमेंट के लिए सॉल्व नहीं करना होगा, एक अकेले एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे। तो सर इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है,
फर्स्ट कॉलम का, ध्यान रखिए साइन कन्वेंशन आपको बताया गया है, कहां लिख दे हम, इस जगह पे। साइन कन्वेंशन आपको प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस बताया गया। तो जब हम फर्स्ट कॉलम का बात करेंगे तो हमको क्या साइन दिखा, प्लस माइनस प्लस। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से लेके चले तो सबसे पहले 1 माइनस लैम्डा टाइम्स ये मल्टीप्लाइड माइनस ये मल्टीप्लाइड, क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाइड, -4 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा, ठीक है, और -0 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। आपके पास देखिए 3 पार्ट आया, ठीक है, बस एक लाइन का जरूरत है हमको इधर साइड में, हम ऊपर वाला हटा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, जब इस फॉर्मेट में आएगा तो मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो फिर से रूट्स निकालना पड़ेगा। तो आप इसको तीनों को इसी फॉर्मेट में छोड़ दें, तो मिला क्या हमको, 1 माइनस लैम्डा, 4 प्लस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यहां से नेगेटिव कॉमन लिया और उधर भेज दिए, 0 हो गया। अब देखिए बारी बारी से तीनों 0 होगा, तो आपको लैम्डा का 3 वैल्यू मिला, यहां से मिला 1, इस प्लेस से मिला -4, इस प्लेस से आपको मिला 7। ये जो लैम्डा का वैल्यूएशन आया, ये जो लैम्डा का वैल्यूएशन आया कहां से, तो ध्यान दीजिएगा वर्ड पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू निकला, देन इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। समझे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालना है, ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, देख लें अगर कुछ भी दिक्कत तो पूछा जाए। देखिए एक और क्वेश्चन है, मैट्रिक्स A और दिया है A1 A2 A3, ठीक है, फिर B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 C3 थर्ड रो में दिया है, सच दैट कंडीशन ये बताया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे कंडीशन यहाँ पे है कुछ कि मॉड A1 is greater than mod A2 और प्लस mod A3, ऐसा। और यही चीज है ना, सेम है B का और सेम है C का, ठीक है। ओ नहीं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने के बाद पता चला ये B2 बड़ा है B1 और B3 के एडिशन से, और C में C3 बड़ा है C1 और C2 के एडिशन से, ठीक है, ऐसा है। हमको लगा यही वाला चीज रिपीट है मगर अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, जो दिया है खैर कोई बात नहीं। आगे ये बोला गया, तो मैट्रिक्स A का नेचर बताओ, नेचर ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A का नेचर क्या होगा। अब देखिए बहुत टाइप का नेचर हो सकता है, तो जो आपके ऑप्शन में दिया आप उसी को चेक करेंगे। पहला पूछा क्या ये ऑर्थोगोनल है, दूसरा ये पूछा क्या ये सिंगुलर है, तीसरा ये पूछा गया ये नॉन सिंगुलर है और नॉन ऑर्थोगोनल है, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है ना। C और D क्या है, इसी का नॉट है, इसी का नॉट है, C और D इसी का नॉट है। तो ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता है, ऑर्थोगोनल का कंडीशन A इंटू A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है। वर्ड के साथ कंडीशन याद रखिए, ठीक है। ऑर्थोगोनल किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जब मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। अब इसी में आप एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक ना, यहीं पे इसी से रिलेटेड ध्यान से, आप ट्रांसपोज जानते हैं और आप इनवर्स भी जानते हैं, इसको उधर भेज दीजिए ना भाई, ए इनवर्स। अगर ये A का ट्रांसपोज A इनवर्स के बराबर हो जाए तो भी हम बोलेंगे कि वो ऑर्थोगोनल होता है। आपको ट्रांसपोज भी पता, आपको इनवर्स भी पता, आइदर आप ये कंडीशन भी फुलफिल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी अगर हो गया इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो सिंगुलर का क्या कंडीशन, सिंगुलर के लिए सिंपल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर है। अब आप चेक कीजिए इन दोनों में से कौन सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, मगर मेरा प्रेफरेंस क्या होगा वो ध्यान से सुन लीजिएगा। हम सबसे पहले इसको चेक करना चाहेंगे, सिंगुलर को। क्यों, ए ऑप्शन ये दिया तो आप इसको छोड़ के इसको क्यों बोल रहे हैं। अगर ये सिंगुलर हो जाएगा, अगर ये सिंगुलर हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा
इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑर्थोगोनल होने का कोई चांस ही नहीं है। क्या समझे मेरी बात को? क्वेश्चन बनाते समय आपको इन सब छोटे छोटे चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ये ऑप्शन ए में दिया तो हम इसी को पहले चेक करें, ये कोई जरूरी तो नहीं है। तो हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि करना क्या है। एक तो सिंगुलर चेक करना आसान है, दूसरा अगर ये सिंगुलर हो गया यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो आपको याद होगा ना, पिछले ही क्लास में तो पढ़े थे 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कहां से एग्जिस्ट करेगा, लिखवाए भी थी कंडीशन में, तो ये नहीं हो सकता है। तो पहला काम क्या है, सिंगुलर चेक करना। चलिए करते हैं वहीं से स्टार्ट। आप समझ गए होंगे अभी तक कि क्यों हम बी ऑप्शन पे इतना ज्यादा जोर डाल रहे हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, a1 के साथ मल्टीप्लाइड कौन, b2c3 c2b3, b2c3 माइनस c2b3 माइनस a2 के साथ मल्टीप्लाइड, a2 के साथ b1c3 b1c3 माइनस c1b3 और a3 के साथ मल्टीप्लाइड, a3 के साथ b1c2 माइनस c1b2, ये आया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, कैसे काम करेगा, थोड़ा इन सब चीज को भी है ना देखा जाएगा, कंपेयर करेंगे हम लोग। तो अभी मेरे पास जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या सोच रहे हैं ना कि पेयर वाइज मल्टीप्लाई करके देख ले, क्योंकि ये तो a1 b2 c3 आएगा, कहाँ है a1 b2 c3 एक आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर ही रहे, इसको भी करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई किए a1 b2 c3, ठीक है, और सब में इंडिविजुअल मॉड लगा है तो नेगेटिव से कोई वैसा बड़ा नहीं। अब ये आया मेरे पास, इसके बाद प्लस वाला ही लेंगे, प्लस 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 को एक साथ रखेंगे, माइनस 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 को एक साथ रखेंगे। ये प्लस का बात है, माइनस वाला छोड़ दीजिए, ये माइनस का बात है, ये प्लस है, प्लस को लेंगे पहले, प्लस a2 c1 b3, फिर इसमें ढूंढिए प्लस, उसको लेंगे, प्लस a3 b1 c2, ये प्लस वाला केस हो गया। और माइनस माइनस, देखिए माइनस में आएगा a1 c2 b3, a1 c2 b3, फिर उसके बाद माइनस में ही आएगा माइनस, अच्छा प्लस माइनस तो कॉमन ले लिए, a2 b1 c3 और माइनस में ये आएगा a3 c1 b2, ये आ गया। माइनस कॉमन है इसलिए अंदर प्लस 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 चलता रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है हम लोग को। अब देखिए क्या बात है, करना क्या है, ये प्लस वाला केस अगर इस माइनस वाले केस के बराबर आ गया तो 0 हो जाएगा, अगर ये प्लस वाला केस ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव, अगर ये कम हो गया तो नेगेटिव। हम लोग को जरूरत किससे है, या तो 0 या फिर नॉन 0, हम लोग को जरूरत इतने से, या तो 0 या नॉन 0, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा चीज, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन सब से बड़ा होगा, इन सब से बड़ा होगा। यहां कितना केस मिलेगा दिखाते हैं आपको, रुके, a2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 केस, वो 2, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 केस, फिर a3 का भी 4 केस, तो टोटल इधर साइड में हम लोग को कितना मिल रहा है, 8 केसेस, ठीक है, 8 पार्ट्स है, 8 केसेस 8 पार्ट्स है। तो आपको ये मल्टीप्लाई करके और चेक करना होगा। चलिए थोड़ा आप इसको इतना नोट कर ले और एटलीस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर कैसे मल्टीप्लाई करें, इधर वाला इधर ही रखिएगा, इधर वाला मल्टीप्लाई करके बता दीजिए, मॉड वर्ड छोड़ दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इतना करके बताइए। और इसको जल्दी जल्दी थोड़ा नोट कीजिएगा, थोड़ा लंबा जाएगा फिर। चेक किए साहिल, नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सुनिए ना, इसको आप कर लीजिएगा। हम आपको बस एक हिंट दे देते हैं, मेरे पास यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, 6, और इस प्लेस पे मेरे पास कितना टर्म आने वाला था, हम आपको बता रहे हैं 9। इधर से 8 आएगा, इधर से 1 टर्म आएगा, और कोई भी माइनस नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। और इधर साइड से मेरे पास कितना टर्म मिलेगा, 1 2 3 मिलके 1, तो इधर 1 हो गया, इधर 8 हो गया, टोटल 9 केसेस, टोटल 9।
9 ऐसा ट्रिपलेट्स बनेगा। हमको जरूरत यहाँ पे कितने का है 6, तो 6 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 से, वो 3 नॉन जीरो नहीं होगा क्योंकि किसी के बारे में नहीं बोला है यहाँ पे कि वो जीरो के इक्वल होगा। इस कारण से आंसर पूरा लग रहा है कि नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर, ये ऐसा लग रहा है। आप एक बार चेक कर लेंगे, अगर इसके अलावे कुछ भी आएगा तो बताएंगे। ठीक है, नॉन सिंगुलर ही आ रहा है। हाँ ठीक, ठीक ना, क्योंकि इसको और ज्यादा लंबा सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है ना। जब यहाँ से ये पता चल रहा है तो कॉन्सेप्ट से ही निकाल लेंगे, फिर पुट करके कैंसिल करे वो इतना लंबा करके क्या फायदा। ठीक है, और क्वेश्चन था ना, ये हटा रहे। क्वेश्चन में क्या है ना, मैट्रिक्स 0 1 1 0 is the matrix of reflection, is the matrix of reflection in the line, चलिए यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, ये एक थ्योरी की तरह काम करेगा जो मिसलेनियस पार्ट में आता है। ठीक है, इन द लाइन, और ऑप्शन प्रोवाइडेड है x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और x प्लस वाई। ठीक है, ऐसा देखिए काम क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी मैट्रिक्स का रिफ्लेक्शन का बात हो जाए, रिफ्लेक्शन, वैसे केस में आप फर्स्ट वाले पार्ट को हमेशा x अज्यूम करते हैं, मतलब जो फर्स्ट वाला रो होगा ना उसको x, और इसको लिखा कैसे जाएगा वो देखिए, x दैट इज इक्वल्स टू 0 इंटू x प्लस 1 इंटू y। ठीक है, फिर y इज इक्वल्स टू, सेकेंड रो y की तरह बिहेव करेगा, y इज इक्वल्स टू क्या लिखा गया 1 इंटू x प्लस 0 इंटू y। ठीक है, ऐसा कुछ 0 इंटू y, ऐसा कुछ। अब इससे क्या बेनिफिट है उस बात को समझिए, xy, ठीक है, xy मैट्रिक्स के फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 0 1 1 0 और इसके साथ एक मैट्रिक्स है xy। एक बार मल्टीप्लाई करके सोचिए, कैसे मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, 0x प्लस 1y यहां लिखे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू x, 1x प्लस 0y इज इक्वल्स टू y, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अरेंज करते हैं। जब इस तरीके से आप अरेंज कीजिएगा ना तो कौन क्या है उस बात पे ध्यान दीजिए। ये वाला जो पार्ट है इट इज इमेज, ये इमेज है। ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इट इज ऑब्जेक्ट, और ये होता है मिरर। ठीक है, ये होता है मिरर। ठीक है, तो सोचिए इमेज और मिरर दोनों एक साथ, ठीक है, दोनों एक साथ। एक मिनट, फोर्थ ऑप्शन जो था ना वो x इक्वल्स टू वाई था, वो ये लिखने के बाद अब हम ऊपर देख रहे तो हमको ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इमेज और मिरर दोनों एक साथ, देखिए x के बराबर, y के बराबर। ठीक है, अब इसी में अगर आप ध्यान से देखें तो एक और चीज मिलेगा, देखिए क्या देखना है। ठीक है ना, बस इतना ही होता है, इतना ही होता है। ये अरेंजमेंट आपको आ गया, आपका काम हो गया, आप समझ गए ये इमेज होता है, ये मिरर होता है। ठीक, काम कैसे करेगा आप देखिए, x जो है वो x के बराबर नहीं है क्योंकि ये तो 0 है, किसके बराबर है, y। तो ये वाला जो लाइन है अगर हम इसको सॉल्व करके लिखे तो देखिए क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू y लिखेंगे, बोलिए हाँ कि ना। ठीक है, समझे। अच्छा, वही का यहां पे, यहां बोलिए क्या लिखेंगे, यहां बोलिए क्या लिखेंगे, y is equal to x, y equals to x। क्या दोनों का डिफरेंट मीनिंग है कि सेम है, सेम हो गया मेरा ऑप्शन। ठीक है, कुछ इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, ऐसा ही। यस सर। जब कभी भी ये पार्ट आप लिखना सीख गए ना तो बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। ठीक ना, कि मिरर है या रिफ्लेक्शन है, वो भी मैट्रिक्स का, बहुत बड़ा बात कुछ नहीं। जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई वाई, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्स सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई वाई, और ये हमेशा 2 डायमेंशनल ही होगा, मतलब 2 क्रॉस 2 का ही होगा, कभी 3 क्रॉस 3 नहीं होता है। 3 डायमेंशन में मैट्रिक्स का रिफ्लेक्शन वगैरह कैलकुलेशन नहीं आता है। ठीक है,
तो जब भी ये 2 डायमेंशनल होगा तो फर्स्ट रो हमेशा x कहलाएगा और सेकंड रो हमेशा y के इक्वल होगा। किसका क्या मीनिंग होता है इस अरेंजमेंट से आपको बता दिया गया, बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट तो हुई। देखिए क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, cos 2 पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7, फिर माइनस sin 2 पाई बाई 7, उसके साथ फिर sin 2 पाई बाई 7 और cos 2 पाई बाई 7, मैट्रिक्स क्लोज, और इसके पावर में है k, दैट इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज, क्या होगा, ठीक है, k का वैल्यू क्या हो सकता है। तो इसमें ज्यादा बड़ा नहीं, आप 2 से 3 तक में चेक कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस वही काम करते हैं। देखिए सबसे पहले k का वैल्यू हम 2 पुट करें, ठीक, क्योंकि बिना मल्टीप्लाई किए आप इसके लिए सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, पावर का बात है, तो इसमें और कुछ आप नहीं कर सकते। ऑप्शन तो सबका सब दिया हुआ है, बड़ा एक 3 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 7 है। ठीक, देखिए यहां से सबसे पहले तो हम इसको एक बार मल्टीप्लाई करना चाहेंगे इसी के साथ, तो देखना चाहते हैं क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। इसको सिंपल थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा माइनस साइन थीटा, ये हो गया मेरे पास फिर से साइन थीटा, और ये आया कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा बोल के कर रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया गया फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिला हम लोग को, कॉस थीटा और उसके साथ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2 थीटा, तो हम इसको लिख लिए कॉस 2 थीटा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम, माइनस साइन कॉस, तो माइनस 2 साइन कॉस, यानी माइनस साइन 2 थीटा। देखिए क्या बोले अभी बोले ना माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई द ट्रिग्नोमेट्री ये होता है साइन 2 थीटा, माइनस लग गया, बस वही चीज वहां लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बस एक पैटर्न दिखाना चाहते हैं, उसके बाद सब काम हो जाएगा। अच्छा ये थोड़ा आगे, सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, साइन कॉस प्लस साइन कॉस, 2 साइन कॉस यानी साइन 2 थीटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास कॉस 2 थीटा। कंप्लीट। अब देखिए क्या है पैटर्न, इसके आगे आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं। जब आप पावर 2 किए विद पावर 2, जब आप k का वैल्यू 2 लिए, ठीक है, उस समय यहां थीटा का मल्टीपल 2 हो गया, थीटा का मल्टीपल 2 हो गया। सोच के देखिए मेरे क्वेश्चन में थीटा लिखा है 2 पाई बाई 7, ठीक है, अगर हम इसको 2 पाई बना दें, ठीक ना, 2 पाई, तब क्या फायदा होगा देखिएगा, अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें ये 2 पाई बन जाएगा। अगर 2 पाई बन गया, अगर 2 पाई बन गया तो एक बार चेक कीजिए, थीटा के प्लेस पे 2 पाई पुट करके चेक कीजिए, cos 2 पाई 1 सेटिस्फाइड, ठीक है, sin 2 पाई 0 सेटिस्फाइड, sin 2 पाई 0 सेटिस्फाइड, cos 2 पाई 1 हो गया। मीनिंग आपको समझ में आया, थीटा में 7 से मल्टीप्लाई, जब k का वैल्यू 2 रखे तो थीटा में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो जब हम 7 थीटा बनाना चाहते हैं तो पुट करना होगा कितना, k इज इक्वल्स टू 7। ओके, समझे कैसे हुआ? Yes. और है किसी का कोई डाउट? देखिए थ्योरी कंटिन्यू, पिछले क्लास में इनवर्स पढ़े थे, आज स्टार्ट करना है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, इससे पहले एक छोटा सा बात बता दें आपको, पिछले क्लास में जब हम इनवर्स पढ़ाए ना, ठीक है, तो इनवर्स का 2 तरीका होता है। एक तो हम लोग सीखे थे कि ये 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है, और दूसरा इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम आपको नहीं पढ़ाए,
रीजन है इसके पीछे, सीबीएसई से तो हटा दिया, सीबीएसई से हटा दिया, और ये रो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी कंपटीशन में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में हमेशा लेंदी होता है। तो क्या सर रो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन बिना रो ट्रांसफॉर्मेशन के बनेगा ही नहीं। तो मैट्रिक्स में जो रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स निकालते हैं वो चीज अभी हम साइलेंट कर दिए, क्योंकि वो केवल सीबीएसई में आता है और सीबीएसई में ये है ही नहीं, इस बार हटा दिया। मगर रो ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे डिटरमिनेंट में, क्योंकि बिना रो ट्रांसफॉर्मेशन के डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नहीं बनता। तो ऐसा एकदम नहीं सोचिए कि सर हमको एक चीज पढ़ा दी और दूसरा चीज छोड़ दी, नहीं, उसको होल्ड करके रखे, डिटरमिनेंट में बताएंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब किसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस? दैट इज constant terms are not zero, ठीक है, वो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो या फिर नॉट जीरो, नॉन जीरो चलिए सूट करेगा, ठीक है, आर नॉन जीरो। कैसा रहेगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो आपके पास गिवन रहेगा, ध्यान रखिएगा, गिवन रहेगा इक्वेशंस a1x b1y c1z इक्वल्स टू d1 के फॉर्म। दूसरा इक्वेशन रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2 के फॉर्म में। थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3 के फॉर्म में। कितना इक्वेशन दिया रहेगा? जितना अननोन रहेगा उतना इक्वेशन दिया रहेगा। मीनिंग ये हुआ x y z तीन अननोन है, तीन इक्वेशन आपके क्वेश्चन में देगा। अगर केवल x y रहेगा दो इक्वेशन देगा। अगर चार अननोन बना दिया तो चार सेट भी देगा, इक्वेशन का चार सेट भी देगा। x का मल्टीपल यानी कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, ठीक है। कांस्टेंट्स, इन्हीं कांस्टेंट्स का यहाँ पे बात हो रहा था कि कांस्टेंट टर्म्स आर नॉन जीरो। अगर ये कांस्टेंट टर्म्स सब का सब एक साथ जीरो नहीं होगा, वैसे केस में उसको नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो समझ गए आप कि नॉन होमोजीनियस क्या होगा और क्वेश्चन में आपके पास क्या प्रोवाइडेड होगा, ये रहेगा। इसके बेसिस पे आप सबसे पहले खुद से डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? एक मैट्रिक्स A जो क्या कंटेन करेगा, जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को कंटेन करेगा। A1 A2 A3 x का कोफिशिएंट हो गया, फिर y का B1 B2 B3, फिर z का C1 C2 C3। तो A को क्या बोलेंगे? इट इज मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। जो भी मेरे क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिया है उसके कोफिशिएंट को कलेक्ट करके जब मैट्रिक्स बनाएंगे वो कहलाएगा मैट्रिक्स A, ठीक है, मैट्रिक्स A। दूसरा मैट्रिक्स B, तो मैट्रिक्स B कौन होगा? ये कांस्टेंट्स कंटेन करने वाला एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, D1 D2 D3। कॉलम मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है? 3x1। मीनिंग क्या हुआ? 3 रो मगर एक कॉलम। तो आप ये कह सकते हैं ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स ही रहेगा, ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। और ये बना कैसे? तो इट इज मैट्रिक्स, ये है क्या, ये बना कैसे? इट इज मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। जो भी आपके इक्वेशन में कांस्टेंट्स दिया है उसको यूज करके आप मैट्रिक्स बनाएंगे, वो मैट्रिक्स B कहलाएगा, ठीक है। और ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगा और इसका ऑर्डर हमेशा ऐसा होता है, यहाँ 1 फिक्स है, ये वैरी करेगा, ठीक है। एक और मैट्रिक्स बनेगा X, बोलेंगे उसको X, ठीक है। X के नाम से पता चल रहा है ये वेरिएबल मैट्रिक्स है जो कंटेन करेगा वेरिएबल्स को, यानी x y z को, और वो भी
कॉलम फॉर्म में ही कंटेन करेगा। तो आप कह सकते हैं ये एक वेरिएबल मैट्रिक्स है, वेरिएबल मैट्रिक्स जो कंटेन कर रहा है वेरिएबल्स को, ये भी हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और इसका ऑर्डर 3x1 होगा, ये भी हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होता है और इसका ऑर्डर 3x1 होगा इस क्वेश्चन, ठीक है। इतना हुआ। तो क्या क्या निकला इस पूरे सेट से? एक मैट्रिक्स A निकला, एक मैट्रिक्स B निकला, एक मैट्रिक्स X निकला। अभी केवल समझाया जा रहा है क्या रहेगा तो कैसे निकालेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं बना है। हाँ? अब देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मेरा एक स्टेटमेंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी ये इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, पूरा का पूरा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए, मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स X दैट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। सेम यही है, बस ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। चेक करते हैं, एक बात चेक करते हैं, A का फर्स्ट रो X के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z एंड इट विल बी इक्वल्स टू D1। देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये जो लीनियर इक्वेशन है ये मैट्रिक्स इक्वेशन में ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखिए A इनवर्स से, ठीक है, A इनवर्स से, तो क्या मिला? A इनवर्स इंटू A इंटू X दैट इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B, A इनवर्स इंटू B। ऐसा पिछले ही क्लास में इनवर्स का प्रॉपर्टी पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक। A इनवर्स इंटू A किसके बराबर होता है? तो ये I के इक्वल होता है और I इंटू X, X हो जाएगा। इट विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स B, A इनवर्स B। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आपके पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स मिला इसके बेसिस पे इनवर्स निकालिए, पहला काम। उस इनवर्स को B से मल्टीप्लाई कीजिए और X के इक्वल कीजिए, उससे आपको X का कुछ वैल्यू, Y का और Z का कुछ वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा, वैल्यूज ऑब्टेन्ड, ठीक है, वैल्यूज ऑब्टेन्ड। और जो वैल्यू मिला इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, जो इक्वेशन दिया है उसका वो सॉल्यूशन होगा। तो काम यही करता है, इक्वेशन देगा, A बनाइए, B बनाइए, X बनाइए, सीधा इस पे हिट कीजिए, A का इनवर्स निकालिए, B से मल्टीप्लाई कीजिए, X के बराबर कीजिए, ठीक है। A का इनवर्स निकालेंगे, B के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और X के साथ इक्वल करके XYZ फाइंड करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट यही। तो एक बार नोट कर ले आप, कुछ भी दिक्कत है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। अब इसी चीज का एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन में। उसके लिए सिंपल सा एक क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे बोला गया क्वेश्चन में बस इतना ही बोलेगा, सॉल्व x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1, फिर 2x माइनस वाई माइनस z इज इक्वल्स टू -1, फिर उसके बाद x प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, ऐसा। और बोला इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकालिए। ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको जिस मेथड को लगाना है लगाइए, मगर जब ये सब्जेक्टिव में आएगा और लिखा रहेगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड तो आपको मैट्रिक्स ही यूज करना है, ठीक है। तो आप उस समय क्या करेंगे कि सबसे पहले आपका काम होगा मैट्रिक्स A बनाना, ठीक है। मैट्रिक्स A बना 1 -1 2, 1 -1 2, 2 -1 -1, सब कोफिशिएंट्स x का 1, y का 0, z का 3, 1 0 3। मैट्रिक्स B बनाइए, B होगा कांस्टेंट्स का 1 -1 0, और एक मैट्रिक्स X बनाइए जो कंटेन करेगा वेरिएबल्स को x y z। इतना चीज हम लोग खुद से बना लिए, फॉर्म कर लिए। अब पूरा काम क्या होगा, कैलकुलेशन फॉर A इनवर्स।
ए इनवर्स का कैलकुलेशन, अब इसके लिए प्रोसीड करना है, पूरा काम इसी के लिए करना है हम लोग। तो पहला चीज हम लोग फाइंड करेंगे जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, पहला चीज, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहला चीज डिटरमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो ये 1 टाइम -3 -0 तो -3 प्लस 1 टाइम ये हो जाएगा 6 + 1 7 प्लस 2 टाइम्स ये 0 + 1 1 आया कितना -3 + 9 6 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 आया पहला का। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, माइनर मैट्रिक्स किसका, ए का, ठीक है, ए का माइनर मैट्रिक्स सीखे हम लोग। 1 के लिए -3 -1 का इससे रिलेटेड कॉलम रो छोड़ के 6 + 1 7 इस 2 का 0 + 1 1। चलिए अब इस 2 का सोच के बोलिए कितना, इस 2 के लिए माइनर -3 ठीक है, यहाँ -3 इस -1 का 1 3 - 2 1 इस -1 का इस -1 का, हाँ ये 0 और ये 1, ठीक है। अच्छा इस 1 के लिए, इस 1 के लिए 2 3 ना, हाँ ये 1 और -2 तो +2 हो गया 3 इस 0 के लिए। तो तरीका आपका क्या है ना, सब कोई अगर कोशिश करे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका कॉलम छोड़ दीजिए, इसका रो छोड़ दीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आया -1 और -4 -5 इस 3 के लिए लास्ट है, बोलिए नहीं 1 आएगा ना। इस 3 के लिए -1 + 2 -1 + 2 1 आएगा, ठीक है। चलिए ये माइनर निकल गया। अगला स्टेप कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ ए, साइन कन्वेंशन क्या सीखे थे, प्लस माइनस प्लस, बिल्कुल उसे ही चलेंगे। प्लस मतलब नो साइन चेंज, माइनस मतलब साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आ गया कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, तो कोफैक्टर के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज, मतलब क्या करना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना, -3 -7 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा 3 5 1 ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद ए का इनवर्स डिफाइन कर लें, जो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो लिख दिया जाए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिला था 6 और एडजॉइंट मेरे सामने है, तो 1/6 टाइम्स ये कितना -3 3 3 फिर -7 1 5 1 -1 1 मिल गया ए इनवर्स। क्या लिखे थे यहाँ, कैलकुलेशन फॉर ए इनवर्स, काम खत्म। अब ए इनवर्स के कैलकुलेशन के बाद हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए का इनवर्स सामने है, इसको बाहर ही रखिए, -3 3 -7 1 5 1 -1 और बी ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कहीं लिस्टिंग करके रखे हैं 1 -1 0, ठीक है, 1 -1 0। अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर दे। तरीका क्या कहता है, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम देखते चलेंगे, -3 प्लस 0 -6 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -7 -1 प्लस 0 -8 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 1 प्लस 0 2, ठीक है। आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, अब 6 से डिवाइड कर दीजिए और 6 से डिवाइड करके आप क्या लिखेंगे, तो -1 आएगा, -8/6 ध्यान से -4/3 आएगा, 2/6 1/3 आएगा, ठीक है। और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल होगा, x, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू x, लिखे थे ना, a इनवर्स b इक्वल्स टू x, बिल्कुल उसी से x y z। अब आपके पास काम का चीज इतना ही है,
जिसके बेसिस पे आप डायरेक्ट कंपेयर करके आंसर दे सकते हैं कि देखो भाई x का आंसर आया -1, y जो है -4/3 और z का वैल्यू 1/3 होगा। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। ये जो लीनियर इक्वेशन दिया उसको मैट्रिक्स मेथड यूज करके ये आंसर होगा। आपका आंसर सही है कि नहीं है आप इसको चेक भी कर सकते हैं, उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेटिस्फाइड तो सही है, नहीं सेटिस्फाइड तो समझ ही रहे, बोलने वाला बात नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, तो सबसे हल्का कौन, लास्ट वाला। पुट करके देखें तो x का वैल्यू रखते हैं -1 प्लस 3 इंटू जेड के जगह रखेंगे कितना 1/3। सोचिए -1 प्लस 1 कुल मिला के 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड। ठीक है, चेकिंग भी हो गया। इससे क्या होगा ना कि ये आएगा तो सब्जेक्टिव में, ठीक है, कंडीशन के साथ ऑब्जेक्टिव में आता है, उस समय बताएंगे हम आपको। इतना लंबा आपसे थोड़ी ना पूछेगा कभी ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में आएगा। आपका आंसर आया, आप आराम से चेक कर सकते हैं हाँ मेरा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, नोट कीजिए, कहीं कुछ भी डाउट तो पूछा जाए। कन्हैया, ठीक है ना, कुछ अज्यूम करेंगे। जैसे सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट, ये तो क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन लेट 1/x इसको बोलिए u, 1/y इज इक्वल्स टू v और 1/z इज इक्वल्स टू w। ऐसा आप अज्यूम कर लिए। अब पूरा इक्वेशन सॉल्व करके u v w निकालेंगे इस तरीके से, उसका रेसिप्रोकल करेंगे x y z आ जाएगा। काम यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा इक्वेशन भी आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, 2/x 2u बनेगा, 3/y 3v बनेगा, z नहीं है लिख लीजिए 0z होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, z के जगह सॉरी w होगा ना, w। ठीक है, अच्छा 1/x नहीं है यानी 0 इंटू u प्लस v माइनस w और ये 2 के बराबर। यहां से आइए 3u फिर y नहीं है, इसका मतलब है 0 इंटू v और प्लस 2w दैट इज इक्वल्स टू -1। ये तीनों मिल गए। अब ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा इससे पहले सॉल्व किए थे। मैट्रिक्स A डिफाइन करेंगे यूजिंग कोफिशिएंट्स 2 3 0, फिर उसके बाद 0 1 -1 0 1 -1, फिर 3 0 2 3 0 2, ये आ गया। अब इसके साथ में b तो 1 2 -1 1 2 -1। अच्छा एक चीज अभी देख के ध्यान में आया, आपको ये जरूर बता देना चाहिए। मान लीजिए कभी ऐसे लिखा रहे ना इज इक्वल्स टू 0, तो आप यहां -1 नहीं लिखेंगे, है ना। ये जब कभी भी रहेगा तो अपने साइन को कंटेन तभी करेगा जब ये इक्वल टू के दूसरे साइड है। अगर इक्वल टू के दूसरे साइड 2 है तो आप यहां 2 लिखें। अगर इक्वल टू के पहले में -1 दिया है तो जब तक आप इसको उधर नहीं भेजेंगे तब तक सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट्स है वो कांस्टेंट्स हमेशा इक्वल टू के दूसरे साइड होगा, तभी जाके हम लोग b को डिफाइन कर सकेंगे। नहीं तो साइन में डिफरेंस आया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देख रहे, इक्वल टू के दूसरे साइड है 1 2 और -1, तो यहां लिखे 1 2 -1। अगर इधर दिया है क्वेश्चन में आप उसको उधर भेज दीजिए, उसके बाद ही अडॉप्ट कीजिए। A मिल गया, B मिल गया। अब यहां से कैलकुलेशन फॉर A इनवर्स, ठीक है, ये आपका काम है। थोड़ा सॉल्व कीजिए, A का इनवर्स निकालिए। सामने फॉर्मेट है, आपको आता भी है, आप प्रैक्टिस भी किए हैं। निकाल के बस बताइए क्या होगा A इनवर्स। सबसे पहले हम तो यहाँ डायरेक्ट यूज करें, अगर कोफैक्टर तो भी ठीक है। अच्छा 3x3 में कोई बात नहीं, मान लीजिए अब जैसे बना रहे हैं तो 3x3 में क्या कर रहे हैं ना, एक बार में, ठीक है, एक बार में आपको दिखा रहे हैं कैसे एडजॉइंट लिखेंगे। ठीक है, एक बार में एडजॉइंट, सीधा मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट, सीधा एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 का। आप ये काम कर सकते हैं, बस दिमाग शांत रखिएगा, कहां क्या करना है वो सुन लीजिए। कोफैक्टर निकालेंगे रो का, मगर लिखेंगे कॉलम में। कोफैक्टर निकालेंगे रो का, मगर लिखेंगे उसको कॉलम में। ठीक है, सीधा एडजॉइंट मिलेगा। देखिए अब प्रैक्टिस 2 के लिए 2 2 यहां आ गया।
इस 3 के लिए ध्यान रखिएगा माइनस होता है 3 के लिए कितना मिला हमको 0 प्लस 3 मिला और इसका माइनस -3 बनाया होना चाहिए यहां लिखेंगे यहां -3 ठीक है। 0 के लिए क्या आया 0 -3 होना चाहिए यहां लिखेंगे इधर -3 ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए 0 के लिए इस 0 के लिए देखिए जब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे 6 - 0 ठीक है 6 - 0 इसका प्लेस नेगेटिव होता है -6। उसके बाद इस 1 से रिलेटेड कॉलम रो छोड़ के 4 - 0 ठीक है तो 4 आएगा और इसका प्लेस वैल्यू भी क्या होता है प्लेस साइन प्लस होता है 4। इस -1 का ये मिलेगा हम लोग को 0 -9 और ये खुद में माइनस होता है प्लेस 0 -9 और ये खुद में माइनस होता है कितना आएगा +9 लिखेंगे कहां इधर बोले ना देखेंगे रो का मगर लिखेंगे कॉलम में ठीक है। इस 3 के लिए डायरेक्टली -3 -0 ठीक है इस 3 का तो कितना आया -3 और प्लेस होता है प्लस का तो ये -3 रहेगा। अच्छा इस 0 के लिए है कितना -2 -0 इसका प्लेस नेगेटिव होता है तो वो +2। फिर इस 2 के लिए 2 -0 तो 2 आएगा प्लेस पॉजिटिव 2 ही रह जाएगा। मिल गया एडजॉइंट हम लोग को ना माइनर ना कोफैक्टर कुछ नहीं सीधा एडजॉइंट मिल गया। एक काम बचा है डिटरमिनेंट निकाल दिया जाए तो 2 टाइम ठीक है। अच्छा एक और चीज सिख रहे थे आपको कि अगर हमको डिटरमिनेंट निकालना है हम उतना एक्सपेंड नहीं करना चाहते तो क्या करें। देखिए अगर आप ध्यान से समझे तो 230 का कोफैक्टर ये है। क्या मेरा बोलना सही है? शॉर्टकट बता रहे इसका कोफैक्टर निकाले थे और लिखे थे ना कॉलम में तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में लिखे तो एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर और उसका एडिशन वही तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। तो देखिएगा आप कैलकुलेट कर चुके होंगे एक बार चेक कीजिएगा मेरा सही है या गलत है ठीक है एक बार चेक कीजिएगा। और 0 × -3 रिजल्ट मेरे सामने 4 -9 -5 आया। चेक कीजिए आपका एडजॉइंट मेरे एडजॉइंट से कहीं भी अगर मिसमैच कर रहा है कोई भी पोजीशन जरूर डिस्कस कीजिए। डिटरमिनेंट क्या सेम आया कि नहीं आया उस पे भी डिस्कस कीजिए कंफर्म कीजिए सेम है ना ठीक है ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट में ऐसा काम कर सकते हैं बस आपको बताना था कि शॉर्टकट में इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है बस वही काम था। चलिए यहाँ तक पहुंच गया तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/5 और एडजॉइंट है कितना 2 -6 -3 -3 42 -3 92 ऐसा ठीक है। और A इनवर्स इनटू B यही कर देते हैं ना अब लंबा क्या कीजिए A इनवर्स इनटू B और B मेरे पास कितना था 1 2 -1 हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो -1/5 टाइम्स फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम 2 -12 + 3 -7 आया। फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 + 8 -2 ठीक है तो -3 + 8 -2 कितना होगा 3 हो जाएगा ना। अच्छा ये -3 + 18 -2 13 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए और इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ UVW के साथ तो U आया जो 1/x के बराबर था इज इक्वल्स टू 7/5 V आया जो 1/y के इक्वल था जो अजम्पशन किए थे वही वाला ठीक है 1/y वो कितना मिला हम लोग को -3/5 और जो W है 1/z के इक्वल वो आएगा -13/5 ये मिल गया हम लोग को UVW। फाइनल आंसर हमसे डिमांड किया गया था XYZ का तो X रेसिप्रोकल्स बना के 5/7 Y रेसिप्रोकल बना के -5/3 Z रेसिप्रोकल बना के -5/13 ये हुआ मेरा फाइनल ठीक है। कुछ ऐसे सॉल्व करना था।
नोट कीजिए, कहीं भी कुछ डाउटफुल है पूछ ले आप। घर पे ना इस चीज का जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए इसके बारे में तो बता देंगे, कोई भी है ना ऐसा मैट्रिक्स लिख लीजिएगा कुछ भी अपने मन से, ठीक है, 3x3 का, और इससे ट्राई कीजिएगा डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का। मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। करेंगे क्या कि फाइंड कोफैक्टर्स of row but write in column। रो का कोफैक्टर निकालेंगे मगर लिखेंगे उसको कॉलम में, बस ये एक छोटा सा चीज, ठीक है। इतना कोई भी ऐसा 3 मैट्रिक्स लिख के और उसका डायरेक्ट फाइंड करने का कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। उससे क्या होता है ना, टाइम बच जाता है। जैसे ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है, यही होता है, 5 और 6 में चलता रहता है ऐसा क्वेश्चन। अब मान लीजिए जैसे इसको आप इतना बड़ा भी बनाइएगा तो वो 5 ही देगा, 6 ही देगा, और अगर आप इसमें 5-6 स्टेप बढ़ा भी दीजिएगा तो अब 7-8 तो नहीं दे सकता, ठीक है, उतना ही देगा। तो वैसे केस में शॉर्टकट अगर आता है तो आपका थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। इसलिए ये सब अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। आपके पास आर.डी. शर्मा बुक होगा, आप उसमें से इसका क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि इसका क्वेश्चन उसमें काफी अच्छा दिया है। कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो अगले क्लास में इसमें कर लेंगे हम लोग। होमोजीनियस भी पढ़ेंगे, जो एडिशनल थ्योरी है इसका, और उसके साथ कंपटीशन में कैसा आता है वो भी देख लेंगे अगले क्लास में, दोनों चीज हो जाएगा, ठीक है। आपको आर.डी. शर्मा में से 8.1 एक्सरसाइज में होगा ये, और 8.1 में भी अगर कहीं लिखा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसको अभी मत बनाइएगा। नो सॉल्यूशन ये सब मत बनाइएगा। किसी में अगर बोला कि सिंपली फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन तो उसको बनाइएगा। जहां तक उम्मीद है शायद पहला दूसरे क्वेश्चन में ही तक में ये हो जाएगा, मतलब एक में 8-10 क्वेश्चन होगा, दूसरे में भी 8-10 क्वेश्चन होगा, उतना काम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए